कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान जानता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम निशा है और उस दिन मुझे यकीन था आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। दिल में इतना डर था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं चाहती थी कि किसी तरह सब खत्म हो जाए, क्योंकि अब मेरा सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। एक ऐसा राज जो अगर मेरे पति को पता चल जाता तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं बचती। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी औरत की जिसने मोहब्बत में गलती की, लेकिन वक्त ने उसे माफ करना और जीना सिखा दिया। मेरा नाम निशा है। मुझे उस दिन से ही पता था कि आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। जब किसी को पहले से एहसास हो जाए कि सब कुछ खत्म होने वाला है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो बताइए वो क्या करेगा। मेरे पास एक ही रास्ता था। इससे पहले कि मेरा सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाए, मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। अगर मैं खुदकुशी करती तो मेरे साथ दो और जिंदगियां भी चली जाती। मेरे लिए ये फैसला बहुत बड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच का। मेरी कहानी सुनकर शायद आपको लगेगा कि एक इंसान कैसे खुद अपनी जिंदगी को इतनी उलझनों में फंसा लेता है कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचता। असल में मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे, निशा, तो हमारी शान है, हमें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। जब मैंने स्कूल में टॉप किया तो पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। वो कॉलेज बड़ा था, जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। मैं शुरू में थोड़ी घबराई हुई थी, पर पढ़ाई के मामले में मैं किसी से पीछे नहीं थी। दिन रात पढ़ाई करती और उसका नतीजा भी वही आया। मैंने पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाए। मेरे नाम के बैनर शहर की गलियों में लगे थे। लोगों ने मेरे पापा की तारीफ करते नहीं थके। हर कोई कह रहा था कि देखो, शर्मा जी की बेटी ने तो कमाल कर दिया, पूरे शहर में नाम रोशन कर दिया। पर किसी को नहीं पता था कि उस वक्त मेरी जिंदगी ने जो करवट ली थी, वो आने वाले दिनों में मेरे लिए कैसी मुसीबतें लेकर आएगी। मैं चाहती थी कि आगे बढ़ूं, नौकरी करूं, अपने दम पर कुछ बनूं। लेकिन पापा ने साफ कह दिया, निशा, अब पढ़ाई पूरी हो गई है। निशा, मैंने तेरा ख्वाब पूरा किया, अब तू मेरी बात मानेगी। मैं चाहता हूं कि तेरी शादी किसी अच्छे, अमीर और इज्जतदार परिवार में कर दूं। मैंने कहा, पापा, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। लेकिन पापा ने सख्ती से कहा, निशा, जब तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे पढ़ने दूंगा, तब तूने भी वादा किया था कि बाद में मेरी हर बात मानेगी। अब वही वक्त है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अंदर से मेरा दिल टूटा हुआ था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़े ही समय बाद जब मेरी शादी का रिश्ता आया और मैंने उस लड़के और उसके परिवार को देखा, तो मैं दंग रह गई। वो लोग बहुत बड़े घराने से थे। उनका नाम था पूरे शहर में। मेरा होने वाला पति राहुल इतना सुंदर था कि कोई भी लड़की उसे देखकर दीवानी हो जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतनी अच्छी जगह हो रही है। माँ तो खुशियों से झूम उठी थी। वो कहती, बेटी, मर्द की खूबसूरती उसके पैसे में होती है, पर तेरा होने वाला पति तो ऊपर से नीचे तक हीरो लगता है। मैं हंसती, पर अंदर से डर भी लग रहा था। मैं सोचती, इतना सुंदर पति है तो इसे दुनिया की नज़र से बचाना पड़ेगा, कहीं मेरी सहेलियां ही इसके पीछे ना पड़ जाएं। पर सच कहूं तो दिल में मिठास भी थी। मैंने सोचा, जब इतना अमीर और सुंदर पति मिल रहा है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है। अब तो बस इस खूबसूरत जिंदगी का मजा लेना है। राहुल के घरवाले बड़े अमीर थे। उनके अपने मॉल, बिजनेस और बंगले थे। शहर के लोग उन्हें जानकर गर्व करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हूं। शादी का दिन आया और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। जब राहुल कमरे में आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मुझे खूबसूरत हीरे का सेट दिया और कहा, सोचा था इसे देखकर तुम मुस्कुराओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा घबराई हुई हूं। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, घबराना तो जायज़ है, जिंदगी में पहली बार शादी हुई है तुम्हारी। पर सुनो निशा, मैं एक बहुत उसूलों वाला आदमी हूँ। मुझे अपनी बीवी से बस एक चीज़ चाहिए, वफा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई।
शादी की पहली रात कोई पति अपनी बीवी से ऐसी बात करे, ये अजीब था। वो बोला, अगर तुम मेरे साथ वफादार रहोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बना दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत कहा, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आप मेरे पहले और आखिरी मर्द हैं। वो मेरी आंखों में देखता रहा और बोला, उम्मीद करता हूं तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। मैंने सिर झुका लिया। दिल में डर भी था और एक अजीब सा दबाव भी। राहुल खूबसूरत था, अमीर था, लेकिन उसके भीतर एक सख्त इंसान छिपा था। शादी के बाद के दिन काफी अजीब गुजरे। मुझे हमेशा सजे धजे रहना पड़ता था, हर समय मुस्कुराना पड़ता था। कहीं कोई गलती हो जाए तो पूरे खानदान की इज्जत पर बात आ जाती थी। राहुल का परिवार शहर का सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली था। उनके मॉल, जनरल स्टोर्स, सब जगह उनके नाम के बोर्ड लगे थे। हर कोई मुझे पहचानता था। वो लड़की जिसने कॉलेज में टॉप किया था, उसी की शादी बॉम्बे मॉल के मालिक से हुई है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी थी। जैसे कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, वैसे ही बड़े घर की बहू होना भी आसान नहीं होता। राहुल की एक बड़ी बहन थी, रीमा। बहुत चालाक, बहुत तेज। उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से हुई थी जो ज्यादा कमाता नहीं था। राहुल ही उसे अपने बिजनेस में नौकरी देकर पैसे देता था, वरना उसका पति कुछ नहीं करता था। रीमा अपने भाई से हमेशा शिकायत करती रहती, तुमने अपनी बीवी को इतना महंगा तोहफा दे दिया और मुझे हर चीज के लिए कहना पड़ता है। वो लालची थी, हर चीज में अपनी हिस्सेदारी चाहती थी। एक दिन उसने मेरे गले में हीरे का हार देखा तो ताना मारते हुए बोली, भाई, इतनी महंगी चीज तो मैंने भी अपनी शादी में नहीं देखी। राहुल ने साफ जवाब दिया, मेरी पत्नी ने ये चीज मांगी नहीं थी, ये मेरी तरफ से तोहफा है, और अगर ये कभी मुझसे कुछ गलत मांगेगी तो मैं नहीं दूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं वहीं खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन समझ गई थी कि राहुल उसूलों का पक्का आदमी है और उसे किसी की फालतू हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। एक गलती भी मेरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। शादी को कुछ हफ्ते ही हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुनहरी पिंजरे में बंद हो गई हूँ। हर चीज बाहर से बहुत खूबसूरत थी, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, पैसा, लेकिन अंदर से मैं डर के साए में जी रही थी। राहुल बहुत सख्त आदमी था। वो सही और गलत के बीच की रेखा बहुत साफ देखता था, और अगर कोई उस लाइन को पार कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं करता था, चाहे वो उसकी खुद की बहन क्यों ना हो। घर में जो भी गलती करता, राहुल उसे तुरंत टोक देता, कभी नौकर से, कभी ड्राइवर से, कभी अपनी बहन रीमा से भी। और यही बात रीमा को सबसे ज्यादा चुभती थी। रीमा अपने भाई की नज़रों में अपनी इज्जत खोती जा रही थी। वो चाहती थी कि राहुल उसके सामने झुके, लेकिन राहुल के लिए उसूल सबसे पहले थे। एक दिन हम सब एक पार्टी में गए थे रीमा के घर में। उसने बड़ी धूमधाम से हमें बुलाया था। भाभी, आपको तो जरूर आना है, आखिर आप मेरे भाई की रानी हैं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में मिठास नहीं थी, कुछ और ही बात छिपी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर आऊंगे दीदी। लेकिन उस पार्टी से एक दिन पहले रीमा ने जो किया, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पकाने का सारा सामान जो पार्टी के लिए चाहिए था, उसने हमारे घर के नौकर से मंगवाया और पैसे भी नहीं दिए। राहुल को जब ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ। वो बोला, ये कैसी बात है, खुद दावत दे रही है और खर्च हमारे पैसे से कर रही है। राहुल को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। मैंने भी कहा, राहुल रहने दीजिए, आखिर वो आपकी बहन है। वो बोला, बहन है लेकिन गलत है तो गलत ही कहूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। उसकी ये बातें मेरे दिल में घर करती जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि अगर कल को मुझसे कोई गलती हुई तो ये आदमी मुझे भी माफ नहीं करेगा। जो अपनी सगी बहन के साथ सख्ती से पेश आता है, वो अपनी बीवी को कैसे छोड़ देगा। दावत वाले दिन हम दोनों तैयार होकर रीमा के घर पहुंचे। घर में मेहमानों की भीड़ थी, पर घर की हालत देखकर मैं चौंक गई। जगह जगह गंदगी, कोई ठीक से व्यवस्था नहीं। राहुल ने धीमे से मेरे कान में कहा, देखो कितनी बेपरवाह है ये। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। खाना खाकर जब हम लौटने लगे तो रीमा ने हमें एक तोहफा दिया। मैंने कहा, अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी। वो बोली, अरे नहीं भाभी, ये तो प्यार है हमारा। फिर वो मुझसे गले मिली और धीरे से मेरे कान में बोली, भाभी, भाई के सामने इस तोहफे को मत खोलना। मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन मुस्कुरा दी। घर लौटने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मैंने वो तोहफा खोला, और जैसे ही खोला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक लिफाफा था, एक खत। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था,
अगर तू चाहती है कि तेरे पति को कुछ पता न चले तो आज रात मेरे घर आना होगा। मेरी सांस रुक गई। ये क्या हो रहा है? मैंने खत नीचे फेंक दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। वो ऐसा क्यों करेगी? क्या उसे मेरे किसी राज का पता है? अब मैं क्या करूं? उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाई। मुझे डर था कि अगर राहुल को ये बात पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने वो खत और गिफ्ट छुपा दिया, ऐसी जगह जहां कोई भी उसे न ढूंढ सके। सुबह जब राहुल ऑफिस चला गया, मैं दिन भर सोचती रही कि क्या करूं। शाम को जब वो लौटा तो हमेशा की तरह बोला, निशा, चाय बना दो। राहुल की आदत थी कि वो ऑफिस के बाद भी 2 घंटे लैपटॉप पर काम करता और फिर चाय पीकर सो जाता। उस समय तक सारे नौकर सो चुके थे। मेरे दिल में एक भयानक ख्याल आया कि अगर मुझे रीमा के घर जाना है तो मुझे राहुल को किसी तरह सुलाना पड़ेगा। मैंने भगवान से माफी मांगी और चाय में नींद की गोलियां डाल दी। मुझे ऐसा करते हुए अपने आप से घिन आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। राहुल ने चाय पी। थोड़ी देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। वो बोला, आज तो बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा, थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत काम किया आज। कुछ देर में वो गहरी नींद में चला गया। मैंने उसकी सांसों की आवाज़ सुनी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच में सो चुका है। फिर मैं धीरे धीरे कमरे से निकली और रीमा के घर पहुंची। रीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर ठहाका मारकर हंसने लगी। वो बोली, भाभी, भाई को तो तुमने बहुत समझाया था ना कि मैं खराब हूँ। अब बताओ आज यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा, रीमा दीदी, ये सब बंद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। वो हंसते हुए बोली, अरे भाभी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरा भाई बहुत घमंडी है, अपने आप को भगवान समझता है। मैं उसे बताऊंगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बेदाग नहीं होता। तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनोगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुझे मजबूर कर रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। हर रात वो मुझे अपने घर बुलाने लगी और मैं हर बार वही गलती करती रही। राहुल को नींद की दवा देती और चुपचाप निकल जाती। मेरा दिल हर पल डर से कांपता रहता। कभी लगता राहुल को सब पता चल जाएगा, कभी लगता ये औरत मुझे बर्बाद कर देगी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। कभी कभी राहुल मुझसे कहता, निशा, आजकल तुम बहुत चुप हो गई हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी खुश नहीं लगती। मैं झूठी मुस्कुराहट देकर कहती, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ की याद आ जाती है। राहुल बोला, तुम माँ के घर चली जाओ कुछ दिन के लिए। मैं डर गई। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो रीमा का घर मेरे मायके के बिल्कुल पास था। वो तो मुझे और भी ज्यादा तंग करती। मैंने कहा, नहीं, बस मन उदास है। राहुल बोला, अजीब औरत हो, खुद कहती हो याद आती और फिर जाती नहीं। वो धीरे धीरे मुझ पर शक करने लगा था। एक दिन उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन रात में मुझे नींद इतनी गहरी आती है कि जैसे बेहोश हो जाता हूँ। ये पहले कभी नहीं हुआ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने संभल कर कहा, आप काम ज्यादा करते हैं ना, इसलिए थकान हो जाती है। राहुल बोला, पहले भी यही काम करता था, तब तो ऐसा नहीं होता था। शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसने कहा, अभी टाइम नहीं है, अगले कुछ हफ्ते बहुत बिजी हूं। मैंने राहत की सांस ली। हर रात जब वो सोता, मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती, हे भगवान, इस औरत के दिल में रहम डाल दो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत होने दो। लेकिन वो औरत थी ही पत्थर दिल। उसने मेरी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया था। धीरे धीरे मैं उसकी नफरत करने लगी। कभी कभी मन में ये तक दुआ करती, भगवान, इसे उठा लो, इससे पहले कि ये मेरा घर तबाह कर दे। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर रात किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। रात के अंधेरे में जब मैं रीमा के घर जाती तो खुद से नफरत होती थी। हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। कहीं राहुल जाग ना जाए, कहीं किसी नौकर को पता ना चल जाए। दिल में बस एक ही डर था, अगर राहुल को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा अब मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो मुझे अपनी मर्जी से बुलाती, ताने मारती, मुझे डराती। कभी कहती, भाभी, आज नहीं आई तो भाई को सब बता दूंगी। कभी कहती, अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा ये महल भी छिन जाएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा शरीर वहीं था, लेकिन आत्मा जैसे मर चुकी थी। दिन में जब राहुल ऑफिस चला जाता, मैं खुद को आईने में देखती और सोचती, क्या मैं वही निशा हूं जिसने कभी अपने सपनों के लिए कॉलेज में टॉप किया था, जो दुनिया बदलना चाहती थी? अब तो खुद अपनी दुनिया में कैद हूं। एक दिन सुबह राहुल ने कहा, निशा, मुझे लगता है कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी गड़बड़? वो बोला,
रात में नींद इतनी भारी क्यों आने लगी है समझ नहीं आता। मैंने नज़र झुका ली और कहा, थकावट की वजह से। वो बोला, तुम मुझे झूठ बोल रही हो? उसके इस सवाल ने मेरा दिल धड़का दिया। मैंने जल्दी से कहा, नहीं राहुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर चला गया। उसकी नज़रों में अब शक साफ दिखने लगा था। मैंने उस दिन भगवान से बहुत रोकर कहा, हे प्रभु, या तो मुझे इस नर्क से निकाल दो या मेरी सांसें ही रोक लो, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन भगवान ने शायद कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में। कुछ दिन बाद राहुल ऑफिस गया था, तभी उसका फ़ोन आया। निशा, मेरी बहन रीमा तुम्हारे घर आई है क्या? मैंने कहा, नहीं, वो तो नहीं आई। राहुल ने कहा, अजीब बात है, वो सुबह से घर पर नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने धीमे से कहा, शायद कहीं गई होगी। रात तक रीमा का कोई अता पता नहीं चला। घर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राहुल बेचैन था, बार बार इधर उधर फ़ोन कर रहा था। सच कहूं तो मैं अंदर से राहत महसूस कर रही थी, मनी मन दुआ कर रही थी, हे भगवान, अगर ये औरत वापस नहीं आई तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। और शायद मेरी दुआ भगवान ने सुन ली थी। अगले ही दिन खबर आई, रीमा का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक से उसकी गाड़ी टकरा गई और वहीं उसकी मौत हो गई। मुझे ये सुनकर झटका तो लगा, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। राहुल और पूरा परिवार टूट गया था। रीमा का पति, जो पहले ही निकम्मा था, बिल्कुल बिखर गया। पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि उसके फ़ोन का लॉक नहीं खुल पाया था और देर रात तक कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा था। हम सब वहां पहुंचे, लेकिन अब कुछ बचा नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे, पर राहुल की आंखें सूखी थीं। वो चुप बैठा था, जैसे अंदर से टूट चुका हो पर बाहर से खुद को संभाल रहा हो। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। मैंने सोचा, अब मेरा राज भी उसके साथ ही दफन हो गया। उस रात में पहली बार चैन से सोई। सुबह उठकर मैंने वो खत और तोहफा जो रीमा ने दिया था जमीन में गाड़ दिया, ताकि वो राज हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर के एक नौकर ने मुझे वो चीज़ जमीन में दबाते हुए देखा। वो नौकर रीमा का बहुत वफादार था। उसने जाकर वो पैकेट जमीन से निकाला और राहुल को दे दिया। अब मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। राहुल ने मुझे बुलाया और कहा, निशा, ये क्या है? मैं समझ गई थी कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और झूठ गढ़ने लगी। मैं बोली, राहुल, ये कुछ पुराने खत हैं, मेरी कॉलेज की यादें, पर अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है। उसने सख्ती से कहा, सच सच बताओ निशा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और सब सच बता दिया। मैंने कहा, शादी से पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम अर्जुन था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर वो हमारे जात पात का नहीं था। मुझे पता था कि पापा कभी ये रिश्ता नहीं मानेंगे, इसलिए जब आपकी शादी का रिश्ता आया, मैंने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। अर्जुन ने मुझे कुछ खत, कुछ तोहफे दिए थे, पर शादी के बाद मैंने सब खत्म कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो अर्जुन रीमा के पति का रिश्तेदार है। वो मेरी पुरानी बातें रीमा को बता बैठा। रीमा ने वो सारे खत और सबूत ले लिए और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो मुझे धमकाती थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो आपको सब बता देगी। राहुल सब सुनकर आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, तो ये थी तुम्हारी वफा? मैं रोती हुए बोली, नहीं राहुल, शादी के बाद मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना। वो बोला, तुम सब औरतें एक जैसी होती हो, झूठ बोलती हो, छल करती हो। उसने गुस्से में कहा, अब जाओ अपने मायके, जब फैसला होगा मैं बता दूंगा। मैं टूट चुकी थी। मुझे लगा अब वो मुझे तलाक दे देगा और मेरा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल की वो बातें मेरे कानों में गूंजती जा रही थी, तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। उसके गुस्से में बोले हर शब्द जैसे किसी ने दिल में तीर चुभा दिए हों। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी चोट थी। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, बस निशा, अब एक शब्द मत बोलो। वो कमरे से बाहर चला गया और मैं वहीं जमीन पर बैठी रही, फूट फूट कर रोती रही। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी शादी, मेरा घर, मेरा भरोसा, सब राख हो गया था।
थोड़ी देर बाद राहुल के शब्द कानों में पड़े। कल सुबह अपने मायके चली जाना। मैं कुछ कह नहीं सकी, बस सिर झुका लिया। शाम तक उसने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा, न खाना खाया, न मेरी तरफ देखा। रात को सोने से पहले उसने अपने तकिए पर पीठ फेर ली, जैसे मैं उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, मैं चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। राहुल दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बस इतना कहा, जब मेरा फैसला होगा मैं बता दूंगा। उसकी ये ठंडी आवाज़ मेरे दिल पर चोट कर गई। मैंने सिर झुका लिया और भारी कदमों से अपने मायके चली गई। माँ ने मुझे देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटी, राहुल ने भेज क्यों दिया, झगड़ा हुआ क्या? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं माँ, बस थोड़े दिन के लिए भेजा है। कहते हैं तुम्हें माँ बाप की याद आती है तो वहीं रहो कुछ दिन। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन मेरी आंखें सच बयां कर रही थी। मैं दिन रात सोचती रहती कि क्या राहुल मुझे तलाक देगा, क्या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। समय बीतता गया और एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा, बधाई हो निशा, तुम माँ बनने वाली हो, और वो भी 2 बच्चों की। मेरे हाथ से रिपोर्ट फिसल गई। मेरे दिल में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इसलिए कि मेरे अंदर राहुल का अंश पल रहा था, और डर इसलिए कि क्या वो इन बच्चों को अपनाएगा या नहीं। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मेरे साथ अब 2 नन्ही जिंदगियां जुड़ी थी। दिन बीतते गए, राहुल की तरफ से कोई खबर नहीं आई, न फोन, न संदेश, न किसी के जरिए कोई बात। मैंने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। 9 महीने तक मैं अपने माँ बाप के घर ही रही। हर दिन मेरी माँ पूछती, क्या राहुल का फोन आया? मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, बात हुई थी, वो बहुत बिजी है। लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। जब बच्चे हुए तो मैंने पहली बार उन्हें गोद में लिया, 2 नन्हे बेटे। उनके छोटे छोटे हाथों को देखकर जैसे लगा जैसे भगवान ने मेरी जिंदगी को एक और मौका दिया है। मैंने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मेरे साथ अब 2 नन्ही जिंदगियां जुड़ी थी। डिलीवरी के बाद अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने सिर उठाया। राहुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बल्कि एक अजीब सी खामोशी। उसने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया, एक एक पल उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। उसकी जाने के बाद मेरी आंखें नम हो गई। माँ ने कहा, कम से कम आया तो सही, यही बहुत है। पर मैं जानती थी, वो सिर्फ बच्चों को देखने आया था, मुझे नहीं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने राहुल खड़ा था। मैं घबरा गई। उसने कहा, तैयार हो जाओ, बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तुमसे वो गलती हुई थी तब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से तुमने कोई गलती नहीं की। और किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं होता निशा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, लेकिन आपकी बहन। वो बोला, भगवान ने उसे सज़ा दे दी, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। अब मैं उस बात को यही ख़त्म समझ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बल्कि शांति थी। वो बोला, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ निशा, शायद अपने बच्चों की खातिर भी, और शायद इसलिए भी कि अब मैं ज़िंदगी से नफ़रत नहीं करना चाहता। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी आपको दुखी नहीं करूँगी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, इस बात को अब यहीं ख़त्म समझो, कभी दोबारा इस बारे में बात मत करना। वो मुझे और बच्चों को लेकर वापस घर ले आया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकती है। अब राहुल पहले जैसा नहीं था। वो बच्चों के साथ खेलता, उन्हें गोद में लेकर हंसता। मैं रसोई में काम करती तो वो पीछे से आकर पूछ लेता, थक तो नहीं जाती? कभी कभी उसके छोटे छोटे ख्याल मुझे रुला देते थे। मुझे एहसास होता कि वो मुझे दिल से माफ़ कर चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर से टूटा हुआ है। रात को जब बच्चे सो जाते, वो धीरे से मेरे पास आता और कहता, अब हम नई शुरुआत करेंगे निशा, इन बच्चों के लिए, अपने लिए, और उस जिंदगी के लिए जो अब भगवान ने हमें दी है। मैं उसकी बात सुनकर बस सिर झुका देती, दिल से दुआ करती कि ये शांति कभी न टूटे। हर दिन हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम होते जा रही थी। बच्चों के आने से हमारे रिश्ते में एक नई मिठास घुल गई थी।
राहुल अब मुस्कुराने लगा था और मैं फिर से जीने लगी थी। समय धीरे धीरे अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगा था। राहुल अब वही आदमी नहीं था जो पहले सख्त और गुस्से वाला था। उसकी आंखों में अब एक नरमी थी, एक अपनापन था। शायद बच्चों ने उसके दिल का कोना पिघला दिया था। हमारे घर में अब बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थी। वो दोनों मेरे लिए तो जान थे, पर राहुल के लिए पूरी दुनिया। वो दिन भर ऑफिस में जितना भी थक जाता, घर आते ही दोनों को गोद में उठा लेता। कभी एक को कंधे पर बिठाता तो कभी दूसरे के साथ खिलखिलाता। मैं रसोई में खड़े होकर उन्हें देखती तो मन भर आता। मैं सोचती यही तो वो जिंदगी थी जो मैंने कभी अपने सपनों में देखी थी। एक खुशहाल परिवार जिसमें हंसी, प्यार और अपनापन हो। कभी कभी राहुल मेरे पास आकर कहता, निशा, आज जो हमारे पास है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा मुस्कुरा पाऊंगा, लेकिन तूने मुझे जिंदगी पर भरोसा करना सिखा दिया। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से ये जानती थी कि हमारी जिंदगी कितनी मुश्किलों से होकर यहाँ तक पहुंची है। शायद भगवान ने हमें एक मौका दिया था अपनी गलतियों को सुधारने का और जिंदगी को फिर से जीने का। रात को जब बच्चे सो जाते तो हम दोनों छत पर जाकर चांद को देखते। वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ता और कहता, अब जब भी मैं चांद देखता हूँ तो मुझे तेरी आंखें याद आती हैं निशा। सालों पहले जो चमक उनमें देखी थी वो अब फिर लौट आई है। मैं हंस पड़ती और कहती, अब बस इन बच्चों के साथ यही चमक बनी रहे। राहुल बोला, हाँ, और ये तभी रहेगा जब हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिलता। धीरे धीरे बच्चों की परवरिश शुरू हुई। उनके नाम हमने रखा आरव और आदित्य। दोनों बिल्कुल राहुल पर गए थे, गोरे, नटखट और होशियार। घर में अब हर वक्त रौनक रहती। कभी बच्चे खिलौनों से खेलते, कभी गलती से कुछ तोड़ देते और राहुल उन पर गुस्सा करने की जगह हंस देता। कभी कभी मैं सोचती, ये वही राहुल है जिसने एक वक्त कहा था कि अगर बेवफाई की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अब वही इंसान मेरे बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता है, गले लगाता है और हंसता है। एक दिन जब बच्चे लगभग 3 साल के हो गए थे, हम सब रसोई में साथ खाना बना रहे थे। आरव आटा गूंथ रहा था और आदित्य सब्जी में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। राहुल हंसते हुए बोला, लगता है मेरे शेफ तैयार हो गए। मैंने कहा, बस अब ये बड़ा होकर हमें खाना खिलाएंगे। वो बोला, हाँ, लेकिन पहले हमें सिखाना होगा कि जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं, माफ़ी देना भी ज़रूरी है। उसकी ये बात सुनकर मैं ठिठक गई। कई दिनों बाद उसने खुद माफ़ी शब्द बोला था। मैंने धीरे से पूछा, राहुल, क्या तुमने सच में मुझे माफ़ किया है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ निशा, मैंने दिल से माफ़ किया है। अगर मैं तुझे माफ़ नहीं करता तो शायद खुद को भी सज़ा देता, और अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए जीना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया और कहा, शायद यही असली जीत होती है राहुल, जब इंसान गुस्से से ऊपर उठकर प्यार को चुनता है। वो बोला, बिल्कुल, और तूने मुझे यही सिखाया है। समय उड़ता गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, राहुल का बिजनेस भी दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब उसके पास पहले से ज्यादा काम था, लेकिन वो फिर भी हर शाम बच्चों के साथ वक्त बिताता था। कभी पार्क ले जाता, कभी ड्राइव पर। हमारा घर अब खुशियों से भर गया था। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मैं अक्सर सोचती कि अगर वो जिंदा होते तो कहते, निशा, तूने इस घर की इज्जत और प्यार दोनों संभाल लिए। मैं अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती थी। हर सुबह भगवान के आगे दिया जलाती और कहती, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी। कभी कभी रात को जब बच्चे सो जाते तो मैं उसे देखती और सोचती, ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क भी बनाया और उसी ने मुझे स्वर्ग भी दिया। एक दिन मैं सोफे पर बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे। राहुल ऑफिस से लौटा। उसने बच्चों को गोद में उठाया और बोला, अब तो हमारे बेटों को सब कुछ सिखाना है, सच्चाई, मेहनत और माफ़ी। मैं बोली, और प्यार भी? वो मुस्कुराया, हाँ, सबसे ज़रूरी प्यार, क्योंकि प्यार ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। उस रात जब सब सो गए तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि अगर उस वक्त राहुल ने मुझे माफ़ नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैं, वो, हमारे बच्चे सब बिखर गए होते। जिंदगी में कभी कभी एक माफ़ी सब कुछ बदल देती है। वो रिश्ता जो टूटने के कगार पर होता है वही सबसे मजबूत बन जाता है। और अब जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मन में सिर्फ एक बात आती है, शुक्र है भगवान, तूने मुझे हारने से पहले रोक लिया।
साल गुजरते गए। आरव और आदित्य अब स्कूल के बड़े बच्चे बन चुके थे। घर में हर सुबह शोर मचता। मम्मी मेरा बैग कहाँ है? पापा मेरी बॉटल कौन ले गया? राहुल और मैं दोनों हंसते रहते। हमारी जिंदगी अब उसी शोर और हंसी के बीच बस चुकी थी। हर सुबह बच्चों की भागदौड़ और हर शाम उनका हंसना, यही अब हमारी दुनिया थी। कभी मैं सोचती, कभी ये घर कितना सन्नाटा महसूस करता था और आज इनकी आवाज़ों से भरा हुआ है। राहुल ऑफिस जाने से पहले हमेशा बच्चों को माथे पर किस करता और कहता, मम्मी की बात मानना और झगड़ा मत करना। बच्चे दौड़कर कहते, हाँ पापा, और मैं बस मुस्कुरा देती। हम दोनों के बीच अब प्यार, भरोसा और अपनापन लौट आया था। कभी कभी राहुल देर रात ऑफिस का काम करता तो मैं उसके पास बैठकर बच्चों की बातें सुनाती। वो हंसते हुए कहता, तुम्हें पता है निशा, मुझे अब डर नहीं लगता। कभी लगता था कि जिंदगी सिर्फ दर्द देती है, लेकिन अब समझ आया कि दर्द भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। मैंने कहा, हाँ राहुल, शायद वही दर्द हमें आज ये खुशी दे गया। अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। हम एक दूसरे को बिना बोले भी समझने लगे थे। वो जो सख्त राहुल था अब एक नरम दिल पिता और समझदार पति बन चुका था। एक शाम हम सब साथ बैठे थे, राहुल, मैं और हमारे दोनों बेटे। आरव बोला, पापा, आप और मम्मी की शादी कैसे हुई थी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है बेटा, जब बड़े हो जाओगे तब सुनाऊंगा। लेकिन मैं चुप रही। मेरे मन में हलचल थी। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को सब सच बता दें। रात को जब बच्चे सो गए, मैंने धीरे से कहा, राहुल, हमें अब बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि जिंदगी में गलती करना बुरा नहीं, पर माफ करना सबसे बड़ा गुण है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू सही कह रही है निशा, सच्चाई से भागने से बेहतर है कि हम उन्हें सच्चाई से जीना सिखाएं। अगले दिन रविवार था। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे। राहुल ने बच्चों को बुलाया और कहा, आज पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। आरव और आदित्य उत्सुक होकर बैठ गए। राहुल ने शुरू किया, बहुत साल पहले तुम्हारी मम्मी और पापा की शादी हुई थी। हम दोनों बिल्कुल अलग थे। मैं गुस्से वाला और तुम्हारी मम्मी बहुत सीधी सादी। हमारे बीच बहुत गलतफहमियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोनों इंसान थे और इंसान से गलती हो ही जाती है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उनकी आंखों में मासूम जिज्ञासा देखी। राहुल ने आगे कहा, कभी कभी हमें लगता है कि किसी की गलती इतनी बड़ी है कि उसे माफ़ ही नहीं करना चाहिए, पर असली इंसान वही है जो माफ़ करना जानता है, क्योंकि माफ़ करने से दिल हल्का होता है और प्यार बढ़ता है। आरव ने पूछा, पापा, आपने मम्मी को माफ़ किया था क्या? राहुल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, हाँ बेटा, मैंने किया था, क्योंकि मम्मी ने भी अपनी गलती मान ली थी, और जब कोई सच्चे दिल से पछताए तो उसे माफ़ करना चाहिए। आदित्य बोला, तो पापा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप भी माफ़ कर देंगे? राहुल ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो हाँ, हमेशा। मैं ये सब सुनकर चुपचाप बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। राहुल ने बच्चों से कहा, जिंदगी में हमेशा याद रखना, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया, उसने जिंदगी जीत ली। आरव ने मासूमियत से कहा, मम्मी, फिर तो आप दुनिया की सबसे मजबूत इंसान हैं। मैंने दोनों को गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हारे पापा की वजह से मजबूत बनी हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि गिरकर उठना ही असली जीत है। उस दिन हमारा घर फिर से एक नई रोशनी से भर गया था। राहुल ने मुझे देखा और कहा, अब लगता है कि हमने अपने बच्चों को वो सिखा दिया है जो हमें खुद जिंदगी ने सिखाया। मैंने कहा, हाँ राहुल, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब हमने अपने बच्चों को माफ़ करना, समझना और प्यार करना सिखा दिया है। राहुल बोला, और शायद यही है जिंदगी का असली मतलब, जब इंसान दूसरों के लिए भी दुआ करने लगे। हम दोनों ने बच्चों को गले से लगाया और उसी पल मुझे लगा कि भगवान ने वाकई हमें एक नया मौका दिया है, प्यार से भरा, सुकून से भरा और सच्चाई से भरा। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, निशा, तू हार कर भी जीत गई, क्योंकि जो औरत खुद को माफ़ करना सीख लेती है वो फिर किसी से नहीं डरती। वक्त का पहिया घूमता गया।
अब हमारी शादी को कई साल बीत चुके थे। आरव और आदित्य जवान हो चुके थे, पढ़े लिखे, समझदार और जिम्मेदार बेटे। राहुल के बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झलकने लगी थी, पर उसकी मुस्कान वही पुरानी थी, जो सुकून देती थी, भरोसा देती थी। हमारी जिंदगी अब बहुत सादी लेकिन बहुत प्यारी थी। सुबह सबका एक साथ नाश्ता, शाम को एक साथ बैठकर बातें करना और रात को भगवान को धन्यवाद कहना, यही हमारी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी कभी जब बालकनी में बैठकर पुरानी बातें सोचती तो दिल कांप जाता। वो साल याद आते जब हर रात डर के साए में बीतती थी, जब हर दिन पांप और सजा के बीच झूलती थी, जब लगता था कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर अब सब बदल चुका था। अब डर की जगह शांति थी, गुनाह की जगह माफी थी और दर्द की जगह प्यार था। एक शाम हम सब साथ बैठे थे, राहुल, मैं, आरव और आदित्य। आसमान में हल्की ठंडक थी, हवा में सुकून था। राहुल ने कहा, पता है जिंदगी कितनी अजीब चीज है निशा। कभी एक गलती से सब खत्म हो जाता है और कभी एक माफी से सब फिर से शुरू हो जाता है। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, और शायद हम दोनों की कहानी भी वही सबक देती है राहुल। आरव ने कहा, पापा, मम्मी हमेशा हमें कहती हैं कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है। क्या आपको कभी मम्मी से फिर गुस्सा आया था? राहुल हंस पड़ा। बिल्कुल आया था बेटा, और बहुत आया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा इंसान को अंदर से जला देता है और माफी उसे अंदर से हल्का कर देती है। आदित्य बोला, तो पापा, आपने कभी मम्मी को कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं? राहुल मुस्कुराया। नहीं बेटा, कभी सीधा नहीं कहा, पर हर दिन महसूस करवाया है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, ये वही इंसान है जो बोलने में कंजूस है पर प्यार करने में सबसे अमीर। सब हंसने लगे। मुझे लगा कि जिंदगी का हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब इस पल के लिए ही था। रात को जब बच्चे अपने कमरे में चले गए, राहुल और मैं छत पर बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद जैसे हमारी कहानी का गवाह बनकर मुस्कुरा रहा था। राहुल ने कहा, निशा, अगर मैंने उस वक्त तुझे माफ नहीं किया होता तो शायद मैं खुद को जिंदगी भर सजा देता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, और अगर मैंने अपनी गलती नहीं मानी होती तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वो बोला, यानी हमने दोनों ने एक दूसरे को नहीं, खुद को माफ किया। मैंने कहा, हाँ राहुल, और शायद यही असली माफी होती है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं और जिंदगी सुकून से गुजर रही है, तो सोचता हूं कि अगर भगवान ने हमें एक मौका और न दिया होता तो शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन भगवान ने दिया और हमने उस मौके को संभाल लिया। राहुल ने मेरा हाथ थाम लिया। अब डर नहीं लगता निशा, क्योंकि अब मुझे पता है कि प्यार सिर्फ हंसने में नहीं, बल्कि दर्द में साथ निभाने में है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, और माफी, वो सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को आज़ाद करने का नाम है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी सुकून था। मैंने मन ही मन भगवान से कहा, धन्यवाद कि तूने मुझे टूटकर भी जीना सिखाया। कुछ सालों बाद बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। राहुल का बिजनेस अब आरस संभालने लगा था और आदित्य पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। घर अब फिर से थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब वो सन्नाटा डर नहीं देता था, क्योंकि उस सन्नाटे में सुकून था। मैं और राहुल हर शाम मंदिर जाते, दिया जलाते और बस चुपचाप बैठे रहते। कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन सब समझ जाते। एक दिन मैं मंदिर से लौट रही थी तो एक औरत मेरे पास आई और बोली, बहन, मैंने सुना है आपकी जिंदगी बहुत कठिन रही है, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। आपको इतना सुकून कैसे मिला? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने माफ करना सीख लिया है, दूसरों को भी और खुद को भी। वो औरत थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद यही असली पूजा है। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, यही असली पूजा है। उस दिन मैंने महसूस किया कि जब इंसान अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है तो बाहरी दुनिया उसे कभी नहीं हिला सकती। रात को जब घर लौटी, राहुल बरामदे में बैठा था। उसने पूछा, कहाँ थी? मैं बोली, मंदिर गई थी, और लगा जैसे भगवान मुझसे कह रहे हों कि तू अब सच में पूरी हो गई है। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि तूने माफी को अपनाया है निशा, और माफ करने वाला इंसान कभी अधूरा नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा,
और तूने मुझे माफ़ किया, इसलिए मैं आज तक जिंदा हूँ। वो बोला, निशा, जब किसी रिश्ते में भरोसा दोबारा जन्म ले लेता है तो समझो कि भगवान खुद उस रिश्ते को संभाल रहा है। उसकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब ने मिलकर मुझे मजबूत बनाया। अगर वो हादसे नहीं होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि माफ़ी क्या होती है और प्यार का असली मतलब क्या है। अब जब भी कोई मेरी कहानी सुनता है तो मैं बस एक बात कहती हूँ, गलती करना इंसानियत है, लेकिन माफ़ करना इंसानियत से भी ऊपर की बात है। मेरे बच्चों ने भी यही सीखा है। वो कहते हैं, माँ, जब आप और पापा की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि असली ताकत रोने में नहीं बल्कि फिर से मुस्कुराने में है। मैं मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ, हाँ बेटा, जिंदगी में अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया हो तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। राहुल मेरी तरफ देखता है और बस हल्के से कहता है, और यही है हमारी कहानी निशा, एक माफ़ी से शुरू हुई नई जिंदगी की कहानी। चांद आसमान में चमक रहा था और हवा में वही सुकून था जो सालों की परेशानियों के बाद मिलता है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, धन्यवाद राहुल, मुझे एक बार नहीं 100 बार माफ़ करने के लिए। वो मुस्कुराया, और धन्यवाद तुझे भी, मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। हम दोनों की आंखों से एक साथ आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। और दोस्तों, शायद जिंदगी का असली सबक यही है कि माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल से कर लो तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है।